वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज की इस क्लास में हम फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर और सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर, कल्याणकारी अर्थशास्त्र में प्रथम मौलिक प्रमेय और द्वितीयक मौलिक प्रमेय या आधारभूत मौलिक प्रमेय कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम कल्याणकारी अर्थशास्त्र में प्रथम मौलिक प्रमेय की अगर बात करें, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर, तो ये जो थ्योरम है, ये जो प्रमेय है, वो एक तरह से क्या बताती हैं कि जब प्रतिस्पर्धी बाजार में जो कम्पिटिटिव मार्केट होता है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार होता है, उसमें संतुलन की जो स्थिति होती है, इक्विलिब्रियम की जो स्थिति होती है, तो संतुलन की स्थिति में क्या होता है, जो संतुलन होता है वो परेटो अनुकूलतम होता है, परेटो ऑप्टिमम होता है। ठीक है, परेटो ऑप्टिमम का मतलब क्या हो गया कि जब हम परेटो अनुकूलतम की बात करते हैं तो तीन तरह की इसमें शर्तें पूरी होती हैं। ठीक है, तीन मार्जिनल कंडीशन हैं, तीन सीमांत शर्तें हैं, वो जहाँ पे पूरी होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, परेटो अनुकूलतम कहते हैं। तो सबसे पहले ये जो प्रमेय हैं, ये जो थ्योरम है, वो एक तरह से क्या बताती हैं कि जो कॉम्पिटिटिव मार्केट में इक्विलिब्रियम होता है, प्रतिस्पर्धी बाजार में संतुलन की जो स्थिति होती है, वो संतुलन की स्थिति किसको बताती है, परेटो ऑप्टिमम को बताती हैं, परेटो अनुकूलतम को दर्शाती हैं। और परेटो अनुकूलतम का मतलब क्या हो गया, बाजार में तीन प्रकार की जो सीमांत शर्तें हैं, संतुलन है, वो पूरी होती हैं। इसमें फर्स्ट आपका कौन सा है, इफिशिएंसी इन कंजप्शन, हिंदी में इसको हम कहेंगे उपभोग में दक्षता। और उपभोग में एफिशिएंसी दक्षता कब प्राप्त होती है, जब दो उपभोक्ता, माना कि दो उपभोक्ता हैं ए एवं बी, तो दोनों की जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर है MRS, जिसको हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, XY दो वस्तुएं हैं, ए उपभोक्ता के लिए बराबर होने चाहिए किसमें, MRS XY, बी उपभोक्ता के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक्स और वाई क्या हैं, दो वस्तुएं हैं, ए और बी क्या हैं, दो उपभोक्ता हैं, और एमआरएस क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो एमआरएस जो है वो ए व्यक्ति के लिए और बी व्यक्ति के लिए क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। इसी तरीके से हम इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन की बात करते हैं, उपभोग में उत्पादन में दक्षता की अगर हम बात करें, तो उत्पादन में दक्षता जो है वो कब होगी, जब दो उत्पादकों के लिए जो MRTS हैं, दो साधनों के संदर्भ में L और K, ये बराबर होने चाहिए। ठीक है, दो अगर फर्में हैं A और B, तो A और B फर्म के लिए MRTS LK जो है वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तीसरा आपका जो है इफिशिएंसी इन प्रोडक्ट मिक्स की अगर हम बात करें, ठीक है, जिसमें हम कंजप्शन और प्रोडक्शन, उत्पादन और उपभोग का जो मिश्रण लेते हैं, तो उसमें हमारी जो शर्त है वो क्या होती है, MRS XY जो है वो MRT XY के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो जो हमारी प्रथम प्रमेय है वो एक तरह से क्या बताती हैं कि जो प्रतिस्पर्धी बाजार में संतुलन की स्थिति होती है उसमें परेटो अनुकूलतम होता है। मतलब जो संतुलन होता है वो एक तरह से क्या होता है, परेटो अनुकूलतम होता है। मतलब ये वास्तविक स्थिति को बताती हैं। जस्टिस मतलब जो न्याय की हम बात करते हैं उसके बारे में नहीं बताती हैं। ठीक है, मतलब जो संतुलन है वो सामाजिक रूप से वांछनीय है या नहीं है, इस बात की कोई गारंटी इसमें नहीं होती है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के लिए कहें कि एक व्यक्ति के पास में सब कुछ है लेकिन दूसरे व्यक्ति के पास में अगर कुछ भी नहीं है, ठीक है, इससे इसका कोई मतलब नहीं होता है। अब देखिए, इसको एक तरह से हम क्या कहते हैं, अदृश्य हाथ की अवधारणा भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या मानती हैं कि जो अर्थव्यवस्था है उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। मतलब जो परेटो अनुकूलतम होता है उसमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। मतलब सरकारी हस्तक्षेप के बिना किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में सामाजिक कल्याण स्थापित होता है उसके बारे में ये हमारी प्रमेय बताती हैं। अब देखिए, इस प्रमेय की जो मुख्य मान्यताएं हैं, ठीक है, मान्यताओं की अगर हम बात करें, इसमें क्या माना गया है कि जो प्रतिस्पर्धी बाजार है, ठीक है, प्रतिस्पर्धी बाजार का मतलब एक तरह से क्या हो गया, जिसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होती है,
ठीक है, वस्तुओं का लेन देन करने की लागत नहीं होती है। और जो उपभोक्ता होते हैं, उत्पादक होते हैं, मतलब क्रेता और विक्रेताओं को बाजार के बारे में परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती है, पूर्ण जानकारी होती है। जैसे एग्जांपल के लिए का एक व्यक्ति को मकान खरीदना है तो उसको मकान के बारे में पूरी जानकारी होती है कि किस एरिया में किस रेट में मकान मिल रहा है, उसकी क्या पसंद है उसके हिसाब से, ठीक है। मतलब उसको मकान देखने की जो लागत होती है, लेन देन की लागत, वो एक तरह से नहीं पाई जाती है। इसी तरीके से जो उत्पादक के मकान बनाने वाले जो बिल्डर हैं, उनको भी एक तरह से पता है कि लोग किस प्रकार का मकान खरीदेंगे, किस प्राइस की रेंज में वो खरीदेंगे। मतलब परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती है दोनों के पास में, प्रोड्यूसर के पास में भी होती है, कंज्यूमर के पास में भी होती है। उत्पादक और उपभोक्ताओं को बाजार के बारे में पूरी जानकारी होती है। अब देखिए, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें जो फर्में होती हैं और जो उपभोक्ता होते हैं वो एक तरह से क्या होते हैं, प्राइस टेकर होते हैं। जो प्राइस दी होती है उसको वो स्वीकार करते हैं। मतलब फर्म एक तरह से क्या होती हैं, कीमत स्वीकारक होती हैं। क्योंकि हम प्रतिस्पर्धा की बात कर रहे हैं तो प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या हो गया, जिसमें एकाधिकार नहीं होता है, मोनोपोली नहीं होती है। ओलिगोपोली, अल्पाधिकार की स्थिति नहीं होती है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा नहीं होती। देखिए, बाजार के बारे में जब आप पढ़ते हो तो बाजार को हम क्या करते हैं, मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। एक तरफ तो आपका कौन सा होता है, प्रतिस्पर्धी बाजार, ठीक है, कम्पिटिटिव मार्केट, ये आपका कौन सा है, कम्पिटिटिव मार्केट। और दूसरा आपका कौन सा होता है, गैर प्रतिस्पर्धी, नॉन कम्पिटिटिव। और नॉन कम्पिटिटिव में आपके कौन कौन से आ जाएंगे, ओलिगोपोली आ जाएगा, मोनोपोली आ जाएगा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आ जाएगा। तो हम यहाँ पे प्रथम प्रमेय में किसकी बात कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धी बाजार की, कम्पिटिटिव मार्केट की। और कम्पिटिटिव मार्केट आपका कौन सा है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हम कहेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होती हैं, फर्में कीमत स्वीकारक होती हैं। जो क्रेता और विक्रेता हैं उन्हें बाजार के बारे में पूरी जानकारी होती है, परफेक्ट उनके पास में इंफॉर्मेशन होती है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या माना गया है कि प्रत्येक वस्तु के लिए यहाँ पे एक इफिशिएंट बाजार होता है। मतलब जो सभी प्रकार की वस्तुओं का बाजार में उत्पादन होता है। वस्तुओं की प्रकृति क्या होती है, एक तरह से प्रतिस्पर्धी होती हैं, ठीक है। प्रतिस्पर्धी का मतलब क्या हो गया, जितनी भी वस्तुओं का अर्थव्यवस्था में उत्पादन हो रहा है उनके लिए बाजार, पर्याप्त मात्रा में बाजार भी उपलब्ध होता है। मतलब जो वस्तु उत्पादित की जाएगी वो एक तरह से क्या होगी, उसकी बिक्री होगी। संपूर्ण बाजार में एक ही वस्तु की जो कीमत है वो क्या होगी, समान कीमत होगी। तो ये कुछ इसकी मान्यताएं हैं। साथ ही इसमें जैसे कि जो एक्सटर्नलिटीज़ होती हैं वो नहीं होती हैं। संतुलन जो होता है वो कहाँ पे होता है, प्राइस जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होती हैं। तो हमारी जो प्रथम प्रमेय है एक तरह से वो क्या बताती हैं कि जब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ये जो संतुलन की स्थिति होती हैं, तो संतुलन की जो स्थिति होती है वो एक तरह से क्या होती है, परेटो ऑप्टिमम होती हैं, परेटो अनुकूलतम को दर्शाती हैं। तो प्रतिस्पर्धी बाजार में परेटो अनुकूलतम होगा संतुलन की स्थिति में। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रथम प्रमेय कहते हैं, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। अब देखिए, जब हम दूसरी प्रमेय की बात करें, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर, तो इसमें एक तरह से क्या बताया गया है कि देखिए, फर्स्ट जो थ्योरी थी, प्रथम प्रमेय थी, उसमें तो बताया था कि जो संतुलन की स्थिति होती है वो परेटो अनुकूलतम होती है। लेकिन हमारी जो एक सेकंड थ्योरम है वो एक तरह से क्या बताती है कि जो परेटो अनुकूलतम है उसको प्राप्त करना इतना इजी नहीं होता है, उतना आसान नहीं होता है। इसको हम क्या कर सकते हैं, जो धन है उसका पुनर्वितरण करके, उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन करके उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमको फुल ऑप्टिमिलिटी प्राप्त नहीं होगी। फुल ऑप्टिमिलिटी प्राप्त हो जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पूर्ण इष्टतमता जो होती है, पूर्ण इष्टतमता, ठीक है, मतलब पूर्ण अनुकूलतमता हम कह सकते हैं, उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जो सोशल वेलफेयर होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम कर सकते हैं, ठीक है। क्या प्रयास रहेगा कि जो सामाजिक कल्याण है उसको एक तरह से अधिकतम किया जा सके। परेटो अनुकूलतम प्राप्त हो जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, या उसको प्राप्त करना एक तरह से क्या होता है, मुश्किल होता है। ऐसा हमारा जो सेकंड थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम है वो बताती है। तो किसी भी कुशल आवंटन को प्रतिस्पर्धी संतुलन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बाजार में पुनर्वितरण करना पड़ेगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। जैसे देखिए, ये हमारा एक एजवर्थ बॉक्स है,
इसमें आपका ये ए व्यक्ति है, उसके पास में एक्स वस्तु की इतनी मात्रा है, वाई वस्तु की इतनी मात्रा है। इसका मतलब क्या हो गया, जो बी व्यक्ति हैं उसके पास में एक्स वस्तु की और वाई वस्तु की इतनी मात्रा होगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप देखोगे जो मात्रा है वो क्या है, इस ए की तुलना में ज़्यादा है। तो परेटो अनुकूलतम में तो हमने यहाँ देख लिया था कि ये आपका संतुलन हो गया था यहाँ पे। ठीक है, दोनों के जो इंडिफरेंस कर्व हैं वो यहाँ पे टच कर रहे हैं, मतलब एमआरएस जो है वो यहाँ पे इक्वल हैं। लेकिन जो हमारी सेकंड थ्योरम है वो बताती हैं कि ये जो बिंदु हैं एक तरह से संतुलन का, ठीक है, ये जो आपका संतुलन का बिंदु है वो एक तरह से प्राप्त करना क्या होता है, मुश्किल होता है। मतलब ये एक तरह से अनुकूलतम स्थिति नहीं है, रीडिस्ट्रीब्यूशन से इसको हम जो ये मतलब सोशल वेलफेयर यहाँ पे नहीं है। सोशल वेलफेयर के लिए क्या करना पड़ेगा हमको कि देखो एक व्यक्ति के पास में कम चीज़ें हैं, कम इनकम है, दूसरे के पास में ज़्यादा हैं, तो सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने के लिए, सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो धन है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, धन का पुनर्वितरण करना पड़ेगा, ताकि इस ए व्यक्ति के पास में भी क्या हो, वस्तुओं की मात्रा क्या हो, बढ़े। ठीक है, ताकि इससे क्या होगा, सामाजिक कल्याण जो है वो एक तरह से हम बढ़ा सकते हैं। तो हमारी जो सेकंड थ्योरम है वो एक तरह से क्या बताती है कि जो फुल ऑप्टिमिलिटी है वो प्राप्त हो जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। केवल इसमें क्या प्रयास किया जाना चाहिए कि जो सोशल वेलफेयर है वो एक तरह से क्या हो जाए, मैक्सिमम। जैसे एक उदाहरण के लिए अगर हम देखें कि एक व्यक्ति जैसे माना कि रहने के लिए अच्छा घर खरीदने में समर्थ नहीं है, असमर्थ है, तो ये जो हमारी थ्योरम है, प्रमेय, वो क्या बताती हैं कि इस प्रकार के उपाय करने चाहिए। मतलब जो धन है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, पुनर्वितरण करना चाहिए, ताकि जिस व्यक्ति की आय कम है, जो घर खरीदने में असमर्थ है, उसकी इनकम को एक तरह से क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। मतलब उचित स्तर का जो पुनर्वितरण अगर किया जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, तो इससे क्या होगा, सामाजिक कल्याण का जो स्तर है वो अधिकतम किया जा सकता है। और ये बताती हैं कि इसके लिए क्या करना चाहिए, अर्थव्यवस्था में सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, सरकार का हस्तक्षेप। प्रथम प्रमेय में बताया था बिना सरकारी हस्तक्षेप, मतलब सरकार किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करती है तो परेटो ऑप्टिमिलिटी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन हमारी जो सेकंड थ्योरम है वो एक तरह से क्या बताती हैं कि अगर हमको सोशल वेलफेयर को मैक्सिमम करना है, सामाजिक कल्याण को अगर अधिकतम करना है, तो सरकार को भी एक तरह से क्या करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए। मतलब सरकार को एक तरह से क्या करना चाहिए, जो धन है उसका रिडिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, धन का, संसाधनों का एक तरह से जो एलोकेशन है वो एफिशिएंट करना चाहिए। कुशल आवंटन के लिए सरकार को अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना चाहिए। और साथ ही साथ कुशल आवंटन प्रतिस्पर्धी संतुलन द्वारा उस समय प्राप्त किया जा सकता है जब सभी उपभोक्ताओं की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, उत्तल होनी चाहिए। ठीक है, उत्तल का मतलब क्या हो गया, जैसे देखिए आप डायग्राम अगर बनाते हो तो ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है, इसमें हमने ले लिया माना कि आपका P पॉइंट है और ये हमारा Q पॉइंट है। तो P और Q पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो इंडिफरेंस कर्व आपका कॉन्वेक्स नहीं है, उत्तल नहीं है। उत्तल कहाँ पे होगा, इस P और Q बिंदु के बीच में कहीं पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एक और इंडिफरेंस कर्व बना देते हैं, तो ये देखिए इंडिफरेंस कर्व ने एक और बना दिया, इसको हमने नाम दे दिया T बिंदु। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो T बिंदु हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन से अगर टी बिंदु को प्राप्त किया जा सकता है तो इससे क्या होगा, सोशल वेलफेयर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि अब इससे उपभोक्ता क्या हो गया, ऊंचे वाले इंडिफरेंस कर्व पर चला गया। और टी बिंदु पर हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो कैसा है, जो तटस्थ वक्र आपका है, उदासीनता वक्र है, वो कैसा है, एक तरह से कॉन्वेक्स है। तो ये एक तरह से क्या बताता है कि जो प्राथमिकताएं हैं वो किस प्रकार की होनी चाहिए, कॉन्वेक्स होनी चाहिए। ठीक है, तभी हम क्या कर सकते हैं, जो कुशल आवंटन है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, एफिशिएंट एलोकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। तो फर्स्ट थ्योरम में एक तरह से परेटो अनुकूलतम को बताती हैं, जबकि सेकंड थ्योरम में बताया गया था कि परेटो अनुकूलतम जो होता है वो उसको प्राप्त करना इतना इजी नहीं होता है, लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूशन करके जो इनकम होती है, धन होती है, उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन करके हम क्या कर सकते हैं, फुल ऑप्टिमिलिटी को प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन जो सोशल वेलफेयर होता है उसको मैक्सिमम किया जा सकता है। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।